नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। मणिपुर का मामला बढ़ गया है और अब मीडिया ने मोर्चा संभाल लिया है। जिन महिलाओं के साथ ज्यादती हुई है, आपने कल मेरा वीडियो देखा होगा कि किस तरह से उन महिलाओं पर हमला करने वाले लोगों को बचाने की हर संभव कोशिश हो रही है। और अब गोदी मीडिया वहां पहुंच गया है और उस मीडिया ने दंगे में, जब दो तरफ लोगों के बीच में संघर्ष चल रहा हो, तो किसी एक कम्युनिटी की तरफ से नहीं बोलना चाहिए, लेकिन वहाँ पर मीडिया लगातार उसी कम्युनिटी को टारगेट करने में लगा हुआ है जिस कम्युनिटी की महिलाओं के साथ दरिंदगी हुई। स्थिति यह है कि जिन लोगों ने दरिंदगी की, उन्हीं लोगों की कम्युनिटी की महिलाओं ने दरिंदगी करने वाले लोगों के घर को तोड़ा और उस पर आग लगा दी। एक तरफ उसी समाज में अच्छे लोग हैं जो ये संदेश दे रहे हैं कि हमारे देश में इस तरह की चीज़ों की कोई जगह नहीं है, और ये संदेश कहीं ना कहीं जो दूसरी कुकी कम्युनिटी है उसके साथ मोहब्बत बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। इस तरह की घटनाएं ही वहाँ शांति लाएंगी। लेकिन ये जो पहुँच गए यहाँ से वो भी लेकर लाइव देने, अब इनकी समस्या ये है कि जिसके पास पावर है ये उसी के आगे आरती घुमाते हैं। एक खौफ है। अब वहाँ जा रहे हैं आप, मणिपुर की राजधानी मैतेई प्रभुत्व वाला इलाका है, वहाँ से लाइव दे रहे हैं, तो सारी बातें आप वही कह रहे हैं जो उस इलाके के लोगों को पसंद आए। लेकिन उस इलाके के जो भले लोग भी तो हैं, शांति पसंद करने वाले लोग भी तो हैं वहाँ, और उनकी तरफ से उनकी भी तो बात सुनी जाए। खैर, इनका काम ये करते रहेंगे, लेकिन एक बड़ा विश्लेषण अब ये आ रहा है कि आने वाले समय में इसका क्या असर पड़ेगा। क्या 2024 के चुनाव पर इस मामले में भारतीय जनता पार्टी ने जो भूमिका निभाई है उसका असर पड़ेगा? मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का पूरा रवैया देखें तो इस रवैये में भारतीय जनता पार्टी अभी से नहीं है, जब से देखेंगे जो भी व्यक्ति अपना रोना रोता है, दुखड़ा रोता है, उसको कहते हैं तू हमको बदनाम कर रहा है या फिर देश को बदनाम कर रहा है। इन लड़कियों ने तो कुछ कहा भी नहीं, इनका केवल एक वीडियो आया। इस वीडियो के साथ में मणिपुर के पूरे सिस्टम की पोल खुली। वहाँ कोई सुनवाई ही नहीं हो रही है भैया। आप अगर सोचें तो एक मामला है, उस मामले में पूरा जो है 60 दिन से ज़्यादा, 70 दिन के करीब लग जा रहे हैं, और कार्रवाई तब हो रही है जब उसका वीडियो वायरल हो जा रहा है। यानी पावर ऑफ सोशल मीडिया कम्युनिकेशन, मतलब सोशल मीडिया के प्रेशर से वो कार्रवाई हुई है। प्रधानमंत्री ने बयान दिया, वरना कोई बयान ही नहीं दे रहा था। और उसके बाद में जब ये बयान आता है, उसके दूसरे दिन से क्या हो रहा है? उसके दूसरे दिन से भी यही हो रहा है कि वो जैसे वो रिश्तेदार लगे हुए हैं, वो परेड कराने वाले लड़के, उनके समर्थन में लोग कूद पड़े हैं। इन लड़कों के खिलाफ क्यों बोल रहे हो? वो राजस्थान वाले दरिंदे के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे हो? उसके बाद खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे हो? अरे भैया, यहाँ पे 1 महीने तक इतनी गंभीर घटना होने के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसा ना तो राजस्थान में हुआ है, ना बंगाल में हुआ है, ना छत्तीसगढ़ में हुआ है। तो मसला ये है कि सिस्टम का मसला है, सरकार का कार्रवाई ना करने का मसला है, सरकार का गलत लोगों को संरक्षण देने का मसला है, ना कि ये मसला है कि लोगों ने कुछ कर दिया। अपराधी तो करेंगे ही, दंगे होंगे तो दंगे जैसी चीजें होंगी, लेकिन आप जो सत्ता में बैठे हुए हैं वो नियंत्रण नहीं कर रहे हैं। ये बड़ी खबर है। तो इसलिए जब सोशल मीडिया मैसेज आए तो इस चीज़ को समझते हुए चलना। दूसरा बड़ा मसला ये है कि इसका राजनीतिक मतलब क्या है। हर चीज़ कहीं ना कहीं जाकर एक जगह वोट में कन्वर्ट होती है। तो विश्लेषक अभी से अनुमान लगा रहे हैं, और ये समझ में आ रहा है कि अगर यही हाल रहा तो सबसे बड़ी बात, ये जो मुंह दबोच लेने की प्रवृत्ति है, चाहे वो पहलवानों के मामले में हुई, जहां जो कोई पीड़ा लेकर खड़ा हो जाए उसके खिलाफ पूरा माहौल बनाना, पूरा मीडिया आप देखिए वहाँ माहौल बना रहा है। जाके बीजेपी ट्विटर पे आप चले जाएं तो आपको लगेगा कि यार हम किसके साथ हैं? क्या हमको लड़कियों से नफ़रत है? उन जिन लड़कियों के साथ जुल्म हुआ, क्या उन लड़कियों के साथ जुल्म हुआ, इस पर बात करनी नहीं चाहिए? हमको कहीं और बात करनी चाहिए। दाएँ देखो, बाएँ देखो, यहाँ मत देखो। और दूसरा, आप लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से दबोच लिया जाता है। अब CJI चंद्रचूड़ जो है उनको ट्रोल किया जा रहा है, उनके पीछे पड़ गए। तो ये जो एक वातावरण बन रहा है ना, घूंट देने वाला, कि आप बोल नहीं सकते, आप मुंह नहीं, जहां आपने दुखड़ा रोया 100 लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे। फिर आप कहोगे देश में लोकतंत्र नहीं है, तो क्या बताइए आप कैसे बोल लेते हैं? हाँ भैया, लोकतंत्र है, हम बोल पा रहे हैं, लोकतंत्र है, लेकिन जो पीड़ित है, दुखियारा है, वो कहाँ बोल पा रहा है? वो जैसे ही सड़क पे आता है उसका
पूरा पोस्टमार्टम हो जाता है। और इसका असर क्या इलेक्शन पे पड़ेगा, तो अभी जैसे आने वाले समय में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनाव आने वाले हैं, वहाँ क्या पिक्चर बनेगी, तस्वीरें, चीज़ें कैसा शेप ले रही हैं, किस दिशा में चीज़ें जा रही हैं। इसी के अलावा 2024 में क्या होगा, क्योंकि मणिपुर में आपका सिस्टम फेलियर दिख रहा है। ये सिस्टम फेलियर है ही, नेपाल से घुस के टहलते टहलते आ गई एक लड़की आपके यहाँ पंजाब, वहाँ पाकिस्तान वाली। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। इसके अलावा लोकल मध्य प्रदेश में आप देख लीजिए, वो आदिवासी लड़के के सर पे वो बीजेपी के नेता ने जो है वो, तो इन सब चीज़ों को मिला के क्या तस्वीर बन रही है, इसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे। हमने आज जो दिल्ली में मीडिया के जो वरिष्ठतम लोग हैं, उनमें से एक संतोष भारती को अपने साथ रखा है, और वो हमारे साथ हैं, और हम उनसे ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले समय में राजनीतिक परिदृश्य क्या होने वाला है मणिपुर की घटना के आधार पर। संतोष जी, आपका स्वागत है। हमने अटल जी और आडवाणी जी को इसी सदन में देखा है, लोकसभा में, और दोनों के बीच की बातचीत भी हमने देखी है लोकसभा में, किस तरीके से एक दूसरे से बातचीत करते थे और किस तरीके से अटल जी सरकार चलाते थे, विपक्षियों को किस तरह का मौका देते थे। तो मैं ये तो नहीं मानता कि भारतीय जनता पार्टी सदन का को बिल्कुल उसकी अपमान या अवमानना करना चाहती है, पर लेकिन सदन के भीतर का सवाल भी है, और सारे देश में संयोग की बात है कि अब आप किसी चीज को कितना भी छुपाना चाहें, लेकिन सोशल मीडिया एक ऐसी कमाल की चीज हो गई है कि जो लोगों के पास तक बात तो पहुंचा देती है। पर आप दूसरी तरफ देखिए जो मजाक उड़ता है, भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल जो कमाल करता है, उसने एक तो ऐसा नक्शा बना दिया जिसने दिखा दिया कि हमारे साथ पीओके है ही नहीं, जिसने ये दिखा दिया कि हमारे साथ अक्साई चीन है ही नहीं, वो चीन का हिस्सा है। तो ये भारतीय जनता के ऑफिशियली ट्विटर हैंडल से हुआ। आपने अमेरिकन कपड़ों में मोदी जी की एक तस्वीर बना दी और उसको सारी दुनिया में फैला दिया अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से। तो इनको देखते हुए ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सचमुच ऐसे हाथों में है जिन हाथों को ज्ञान नहीं है, जो नहीं जानते क्या कहने का क्या असर होगा, क्या नहीं होगा। और इसीलिए सारे देश के भीतर ये मसला पहुंच गया है कि औरत की इज्जत तो छोड़ दीजिए, लोगों की समस्याओं को हल करने की तरफ भारतीय जनता पार्टी का ध्यान कम है। भारतीय जनता पार्टी एक तरह से वोटों को कैसे लेना है इसकी रणनीति में है। अब इतना नाकारा मुख्यमंत्री जो साबित हो गया है मणिपुर का, जिसने इतने दिनों तक छिपाए रखा, और जिसने भी मजबूरी में बोला वो भी तब जब प्रधानमंत्री ने सीढ़ियों के ऊपर पार्लियामेंट की खड़े होकर के एक अपना वक्तव्य दे दिया, अच्छा बुरा जो भी, बहुत सारे लोग उसकी आलोचना कर रहे हैं कि उसमें आपने महिलाओं का एंगल ले लिया, राजस्थान और छत्तीसगढ़ का नाम ले लिया, पर आपने मणिपुर के प्रति संवेदना नहीं दिखाई। आपने कहा ऐसे लोग हैं वो रहेंगे। अरे ऐसे लोग क्यों रहेंगे? आपको कहना चाहिए था जो भी ऐसा करेगा उसको सख्ती से सरकार उसके साथ पेश आएगी। और उसके बाद मणिपुर का मुख्यमंत्री जिस निर्लजता से बयान देता है और प्रधानमंत्री जी उसके साथ चट्टान की तरह खड़े हैं, उसको सब लोगों के कहने के बावजूद उन्होंने टस से मस नहीं किया। और ये प्रधानमंत्री का, मुझे, मैं गिरिजेश जी आपसे बात कहता हूँ, मुझे प्रधानमंत्री की यह अदा पसंद भी है कि आपका आदमी कितना भी गंदा गलीच अपराधी हो, आप उसके साथ खड़े रहेंगे। तो वो खड़े हैं उनके साथ। पर सवाल दूसरा है, सवाल देश के लोगों के पास, और ये सिर्फ उन लोगों की बात नहीं है जो पढ़े लिखे हैं, जो समझदार हैं, सामान्य आदमी के पास भी मणिपुर की घटना मेरा ख्याल एक पहली बड़ी घटना है जो इस देश में हर जगह बात का विषय बन गई, चर्चा का विषय बनी हुई है, और उसके ऊपर एक चर्चा हो रही है, बातचीत हो रही है। कुछ लोग इसको सही मान रहे हैं, गलत मान रहे हैं, पर मणिपुर की घटना इस देश के हर आदमी के पास पहुंच गई है। और मैंने तो जो देखा है, बातचीत की है, भारतीय जनता पार्टी के घनघोर समर्थक भी औरतों के प्रति इस व्यवहार को नहीं सच मानते हैं, वो भी बात नहीं कर पाते इसके ऊपर। तो इसके ऊपर जो कदम लेना चाहिए था, जो नहीं प्रधानमंत्री जी ने लिया, प्रधानमंत्री जी बहुत समझदार हैं, आखिर उनके पास 301 सांसद हैं,
लेकिन अब उन्होंने जिस तरीके से इस पूरी भारतीय जनता पार्टी को ही एक किनारे करके एनडीए को खड़ा कर दिया, ये भी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि एनडीए क्यों उन्होंने खड़ा किया। लेकिन उन्होंने एनडीए खड़ा किया कि अब भारतीय जनता पार्टी ने हम एनडीए के नाम से चुनाव लड़ेंगे और एनडीए में लोगों को शामिल करेंगे और अगली सरकार एनडीए की ही होगी। जी। मणिपुर की घटना इन सारे सपनों को के सामने एक चट्टान, एक मजबूत दीवार बन के खड़ी हो जाएगी, जिससे भारतीय जनता पार्टी की चुनावी संभावनाएं, मेरा ये मानना है कि थोड़ी से तो कमजोर होंगी। वो जितनी सीटें चाहते हैं शायद उतनी सीटें उनको न मिलें, क्योंकि मणिपुर की घटना है किनारे का प्रदेश, सीमांचल है, वहां की सारी खबरें हमारे पास नहीं आ पाती। लेकिन जो भी खबरें आई हैं उसने चिंता की लकीर पूरे देश के माथे के ऊपर पैदा की है, खड़ी की है। इसलिए भारतीय, जो आपका सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी के भविष्य के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के भविष्य के ऊपर ये घटना एक कलंक तो है, उस कलंक को ये धो ले तो बहुत अच्छा है, लेकिन कलंक तो है। जी, एक फैक्टर इसमें और सामने आ रहा है, और वो फैक्टर ये है जो लंबे समय से हम इसको महसूस कर रहे हैं कि भाई आप मारोगे भी और रोने भी नहीं दोगे। अगला आदमी तकलीफ में है लेकिन आप रो नहीं सकते हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो सोशल मीडिया का स्ट्रक्चर है वो कोई भी विक्टिम हो उसकी बैशिंग शुरू कर देता है। अभी जैसे ये कुकीज के साथ हुआ है, तो अब सब लोग कुकीज के ऊपर टूट पड़े हैं। तो ये जो बेचारगी है आम आदमी की, चाहे वो पहलवानों की बेचारगी हमने देखी हो या हमने किसानों की वो बेचारगी देखी हो जिससे राकेश टिकैत की आंखों में आंसू आ गए थे, तो वो बेचारगी क्या इस घटना के बाद ये देश ज्यादा शिद्दत से महसूस करेगा? जो अभी तक ये होता था कि ठीक है, उसको एक पैंतरेबाजी समझ के कि वाह क्या बढ़िया से हैंडल किया, छोड़ देते थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है लोगों को कि भाई देखिए, सबको ये लग रहा है कि मेरे ऊपर हुआ है और ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है। और जिस तरह से नफरत का वातावरण बन रहा है, आज मणिपुर में बना है, हमारे आसपास भी बन रहा है। हमारे यहाँ पे भी जो व्हाट्सएप ग्रुप में अंकल जी लोग हैं, दूसरे लोग हैं, वो इस तरह की नफरती सोच के साथ काम करते हैं। तो वो जो एक एहसास है, जो शिद्दत है इसकी, वो अब लोगों तक पहुंच रही है, शायद ऐसा मुझे लगता है। तो आपकी सोच क्या है इस बारे में? मैं आपसे सहमत होते हुए इतना ही कहना चाहूंगा कि मुझे अब ये लगता है कि इस तरह की सोच क्यों बनाई जाती है, बनाई इसलिए जाती है कि आप किसी मौके के ऊपर एक हिंदू मुसलमान करवा सकें। जैसे वहाँ माइती और कुकी के कुकी बीच करा। में दंगा हो रहा है, जी। क्या सारे देश में हिंदू मुसलमान हो सकता है? मुझे लगता है नहीं हो सकता है। अब लोग इतने समझदार हो गए हैं कि सब कुछ के बावजूद वो दंगा नहीं करेंगे, क्योंकि इतनी समझ अब नए लड़कों में भी आ गई। और लोग ये भी समझ रहे हैं कि हमारे हाथों में तो आप पकड़ा देते हैं डंडा और हमसे कह देते हैं हिंदुओं को मारो या मुसलमानों को मारो, मुसलमान इस लायक नहीं है। लेकिन आपका बेटा पढ़ रहा है कैम्ब्रिज में, आपका भाई पढ़ रहा है, काम कुछ और कर रहा है। आप मुझे बताइए, इस पूरे आंदोलन में या विश्व हिंदू परिषद में या कहीं पर भी किसी बड़े नेता के परिवार का, उनका भाई, उनका बेटा, उनका भतीजा कहीं पर है क्या? कहीं जी। नहीं है। और ये लोगों में चर्चा का विषय है कि इन राजनीतिज्ञों के अपने परिवार के लोग, उनका बेटा हो, बेटी हो, बहू हो, भतीजा हो, वो विदेश में आसानी से अपना अपनी जगह तलाश लेते हैं, वहां पढ़ते हैं, डिग्री लेके आते हैं। और यहाँ पर भी जो वकील बन के आते हैं उनको पहले ही दिन से बड़े मुकदमे मिल जाते हैं। ये सारी चीजें, और सरकारी मुकदमे मिलते हैं। तो उनका मानना है कि ये सारा जो हमारे हाथ में पत्थर देते हैं, वो पत्थर फेंकने वाले हाथ भी या लाठी चलाने वाले हाथ भी अब थोड़े से सावधान हो गए हैं। लेकिन लेकिन हम देख रहे हाँ, हैं दंगे तो अभी भी हो रहे हैं। और दूसरा एक चीज और भी है, देखिए, सिर्फ यहाँ पे एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है, विरोध है, प्रेशर ग्रुप्स हैं, जो ये एक प्रेशर ग्रुप्स का जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है, एक इस लोकतांत्रिक संस्था को तो कुचल ही दिया गया। इसके अलावा मीडिया जो है वो पूरा गोदी मीडिया लेवल हो गया, उसकी क्रेडिबिलिटी जीरो हो गई है। अब जो जुडिशरी है उसकी साख पे हमले होते हैं। जैसे आज पूरे दिन सीजेआई चंद्रचूड़ के खिलाफ जो है एक लंबा अभियान चलाया गया, क्या क्या नहीं कहा गया। तो अगर आप इस देश के सारे इंस्टीट्यूशंस की साख पे हमला करेंगे, उनको कमजोर करने की कोशिश करेंगे, तो डेमोक्रेसी का क्या होगा? आप तो सांसद भी रहे हैं, आपने बाकायदा बहुत नजदीक से उस पत्रकारिता के में को उस दौर को देखा है जिसमें हमारे देश के
जो स्टेट्समैन थे, जिनको, जो सिर्फ पॉलिटिशियन नहीं थे, जो बड़े नेता थे, राजपुरुष थे, उनको देखा आपने, अटल जी को काम करते हुए देखा है, वीपी सिंह को काम करते हुए देखा है। तो ये जो लोकतंत्र में जो फर्क आया है और जो जो इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे, उनके ऊपर जो हमले हो रहे हैं, इसको लेके आपको क्या लगता है, आप क्या महसूस करते हैं? गिरिजेश जी, उनमें और इनमें है तो जमीन आसमान का अंतर, लेकिन फिर भी इस देश के आत्मा में, परंपरा में, समझ में पिछले 7,000 सालों का तो हमारा लिखित इतिहास है। 7,000 सालों का तो आपके पास आपका लिखित इतिहास है, और इस लिखित इतिहास में हर जगह डेमोक्रेसी है, सामाजिक समरसता है, एक दूसरे के साथ रहने की, हर वर्ग के। जब मुसलमान नहीं थे, मैं तब की बात कह रहा हूँ, लेकिन हम सब साथ साथ रहते थे। हम ऊंच थे, नीच थे, मनु का बनाया हुआ धर्मशास्त्र था, जाति विभाजन था, मुसलमान नहीं थे। 1200 साल पहले की बात बता रहा हूँ, लेकिन हम तो साथ साथ रह ही रहे थे ना, खा रहे थे, पी रहे थे, हर समस्या का सामना, बाढ़ हो, सूखा हो, सबका सामना कर रहे थे। उसमें भी सारी स्थितियां आती थी। तो ये हमारे रग रग में इस देश की है, और ये देश लोकतंत्र को तो खत्म नहीं होने देगा। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी जगह पर लोकतंत्र खत्म करने की कोशिश की, लेकिन लोकतंत्र एक ऐसी चीज है, ये रक्त जीवी, जैसे होता है ना कि रक्त गिरता है, वो एक एक आदमी जगह 100 आदमी खड़े हो जाते हैं। तो इस लोकतंत्र को लेकर के ये, देखिए, कुछ चीजें हैं जो विचार नहीं मरते। लोकतंत्र एक जीवन शैली है जो नहीं मरेगा। पाकिस्तान जैसे देश, लंका जैसे देश, बर्मा जैसे देश, जहां पर लोकतंत्र को समाप्त किया गया, लेकिन इसके बावजूद वहां पे लोकतंत्र के लिए आंदोलन चल रहा है, और बुरी तरह आंदोलन चल रहा है। अमेरिका में लोकतंत्र को लेकर के वहां की सरकार को ही वहां के लोग अंगुली दिखा रहे हैं। ये पश्चिम में हर जगह हो रहा है। रूस में भी अब लोकतंत्र को लेकर के आवाज हो रही है, और चाइना ने एक लोकतंत्र का अलग ढंग रखा है, लेकिन नाम तो डेमोक्रेसी तो कहीं ना कहीं शब्द आता ही है ना। तो मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में, हमारी रग-रग में, हमारी परंपराओं में लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र को ही खतरा है। पर हाँ, जिस तरीके से हमें बीमारी होती है, अभी हम पिछले 10 साल पहले देख चुके हैं कि इस बीच में हमने बहुत कुछ सहा, खासकर कोविड को सहा, लेकिन हम उससे उभरे। बहुत सारे लोग हमारे बीच में से चले गए। हो सकता है मैं मतलब बहुत, जिनसे हम बहुत सारे लोग आपस में नहीं है, लेकिन वो लड़ने का जज्बा तो नहीं गया है। बीमारियां आती हैं हर बार, प्लेग है, हैजा है, महामारी है, कोरोना जैसी चीज आ जाती है, लेकिन इससे साहस तो नहीं मरता ना, जीवन चलता रहता है। और वो जीवन किस दिशा में चलता है। और अफ्रीका में भी देखिए ना, अफ्रीका के भी अधिकांश देशों में लोकतंत्र को लेकर के, या गल्फ देशों में अभी भी लोकतंत्र को लेकर के वहां पे जिस तरीके की चर्निंग हो रही है, तो डेमोक्रेसी हिंदुस्तान की तो नस नस में है, बाकी जगहों की नस में नहीं है। तो वहां पे लोग उस विचार को तो ग्रहण कर रहे हैं ना, जिस तरीके से हम वायुमंडल से सांस लेते हैं। लेकिन एक चीज तो है ना, इन सब चीजों का असर कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि इन सब चीजों का असर, ये हमारे देश की राजनीति है, उसमें लोकतांत्रिक मूल्यों से और चुनावी राजनीति के बीच का जो फर्क है, वो हम लगातार बढ़ता हुआ देख रहे हैं। मूल्य दूर होते जा रहे हैं, चुनावी राजनीति बढ़ती जा रही है। तो अब जो चुनावी राजनीति का सीन बन रहा है, चूंकि आज आपसे बात करने का मौका मिल रहा है, तो अभी हाल में कर्नाटक के नतीजे आए, हाल में अभी इंडिया वाला मामला आया, मणिपुर और दूसरे मामलों में सरकार का रवैया सामने आया कि किस तरह से इतना जघन्य अपराध होने के बाद भी उनके जो हमलावर हैं उनको आप प्रोटेक्शन देने लगते हैं। तो ये पूरा जो तस्वीर आ रही है, आपको लगता है कि 2024 का चुनाव आते आते इसका असर कहीं पड़ेगा, कितना पड़ेगा, और वो किस हद तक जा सकता है? और ये हमारे देश का विपक्ष इस मीडिया स्ट्रक्चर के, इस सामाजिक वातावरण के बीच में, सोशल मीडिया के इतने मजबूत होने के बावजूद, इसको किस हद तक बीजेपी को कमजोर करने में इस्तेमाल कर पाएगा? ब्रिजेश, मैं नहीं जानता बीजेपी कमजोर होगी या नहीं, है ये लोग कुछ कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। पर अभी आपने एक राज्य का नाम लिया, कर्नाटक का। तो कर्नाटक में आप भी गए होंगे, मैं गया हूँ, मैंने देखा है, और मैंने पूरी तरह अच्छी तरह मैंने ये समझा है
कि वहां पर कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही थी। कांग्रेस अगर चुनाव लड़ती तो ये चुनाव हार चुके थे, कहीं पर वो जीत नहीं रही थी कर्नाटक जी में। जी जी कर्नाटक की जनता ने चुनाव लड़ाई है। जी कर्नाटक की जनता ने ये तय किया कि हमको भारतीय जनता पार्टी को नहीं लाना है, वो 40% की सरकार तो हमको नहीं लाना है। जी हालांकि प्रधानमंत्री जी बजरंगबली को भी ले आए, प्रधानमंत्री ने 85% का भ्रष्टाचार का की पार्टी भी कहा कांग्रेस को, लेकिन लोगों ने उस 40% को सही माना क्योंकि उन लोगों ने उसको भुगता था। और कर्नाटक के भ्रष्टाचार ने वहां के लोगों को कर्नाटक की सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ वोट देने के लिए जिस तरीके से पोलिंग बूथ पे लोग गए हैं, आखिर आखिर तक भारतीय जनता पार्टी को नहीं अंदाज था कि वो इस बुरी तरह हार जाएगी, लेकिन देखिए कितनी बुरी तरह हारी। जी उसी तरीके से मैं कर्नाटक का ही उदाहरण लेके आपसे कह रहा हूँ कि मणिपुर की घटना, आप क्या सोचते हैं कि यहाँ के हिंदू जो बहुसंख्यक हैं अपने देश के, क्या उसको पसंद कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। आप भी धर्म से हिंदू हैं, मैं भी हिंदू हूँ, लेकिन हम तो नहीं पसंद कर रहे हैं। और हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मणिपुर की घटना अमानवीय लगी है, अमानुषिक लगी है। हम जो हिंदू हैं बहुत सहिष्णु हैं, और आजकल अचानक आपने देखा होगा कि पहले ही विश्व हिंदू परिषद बनी थी तो हिंदू 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 बहुत था। अब हिंदू शब्द खत्म करके इन लोगों ने, क्योंकि हम लोगों ने कहा था कि आप लोग महामूर्ख हैं, ये शुरू में हम लोगों ने सोशल मीडिया पे कहा था क्योंकि ये धर्म सनातन धर्म है। अब जी उन्होंने सनातन सनातन कहना शुरू किया है, लेकिन सनातन को आप भ्रष्ट नहीं कर सकते। उसका अपभ्रंश हिंदू नहीं है। सनातन एक ऐसा धर्म है, आप उसका अगर नाम लेते हैं, ये वाल्मीकि की तरह गिरजी जी है कि जब कहा उन्होंने ने कि राम कहो तो नहीं कह पाए, तो उनका कि मरा मरा कहो, तो उन्होंने राम कहा। तो ये जो सनातन धर्म है, इसका जब आप नाम लेते हैं तो आप कहीं न कहीं लोकतंत्र के प्रति, मानवता के प्रति, आत्मीयता के प्रति, इंसानियत के प्रति आप अपने आप जुड़ जाते हैं। ये सनातन धर्म का एक कमाल है, और जिसका मुझे तो गर्व है, आपको भी गर्व होगा। जी इसलिए हम सब मणिपुर की घटना की म, म, का विरोध करते हैं, मरम्मत करते हैं इसकी। और दूसरी चीज, हम इस घटना को कभी भी, खासकर दो समुदायों के युद्ध को न रोक पाने में केंद्र सरकार की या केंद्रीय सत्तारूढ़ पार्टी के नेतृत्व की हम घोर असफलता के रूप में इस देश के बहुत सारे लोग देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं कि आप वहां पर दो समुदाय अगर लड़ रहे हैं और गृह युद्ध की स्थिति है, एक दूसरे की गर्दन काट रहे हैं और गर्दन टांग रहे हैं कहीं पे, तो जी वो फिर एक ऐसी स्थिति है जिसका मतलब है कि केंद्र सरकार विचारों के तौर पे भी और प्रशासन के तौर पे भी जी पूरी अब असफलता के कगार पे पहुंच गई है। जी आशा ये करनी चाहिए केंद्र सरकार इतनी असफल नहीं होगी जी और वो मणिपुर में कुछ करेगी, जी पर ये आशा ही न रह जाए, इतना डर है। एक चीज मणिपुर के बारे में और भी जो मैं चूंकि लगातार मणिपुर को दिखा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा उस पर जानकारियाँ ली हैं, मेरे पास मणिपुर के लोकल लोग भी इस चैनल पे जुड़ते हैं, जो मणिपुर के लोग यहाँ से रोज मणिपुर की एक्टिविटीज़ में हैं। मणिपुर के लोग वहाँ पे परेशान नहीं है, मणिपुर के लोग मणिपुर के बाहर यहाँ पे भी परेशान है। मकान मालिक को किराया देना है, घर से पैसे आ ही नहीं रहे हैं, वो कह रहा है मकान खाली करो, जो स्टूडेंट्स यहाँ काम कर रहे हैं। तो उस पूरे घटनाक्रम के बीच में मणिपुर में पिछले 2 साल से लगातार हर रोज ये मैतेई बनाम कुकी को भड़काया गया है। एक बहुत जिम्मेदार व्यक्ति, केंद्रीय मंत्री थे, आरएसएस के पदाधिकारी हैं, लंबे समय से वो मणिपुर में कैंप किए हुए हैं। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में उन्होंने कहा कि मैतेई लोगों को लगता है कि उनकी जमीनों पे कुकी कब्जा कर लेंगे। ये कहीं जानकारी में नहीं है, लेकिन उनके दिमाग में जो वहां दंगा कर रहे हैं वो कब्जा कर लेंगे। और इस बीच में कुछ चीजें सकारात्मक भी आ रही। जिन लोगों ने जुलूस निकाला था इन महिलाओं का, उन लोगों के घर को तोड़ दिया गया, उसमें आग लगा दी गई और उनकी अपनी ही कम्युनिटी के लोगों ने ये काम किया, जो कमेंडेबल है। कि एक संदेश दिया आपने सामने वाली कम्युनिटी को कि यहां पर अच्छे लोग भी हैं। तो मणिपुर का जो पूरा घटनाक्रम है, जैसा आपने शुरू में बताया, मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा उसको अगर आप समराइज करके अच्छे से समझाते हुए, क्योंकि हमारे देश का जो
जो हमारा चैनल है उसमें 0 से 360 डिग्री के बीच में हर समझ के लोग देखते हैं, उनको समझ में आ जाए तो बड़ा एक सहूलियत होगी, एक अच्छा संदेश होगा अगर आप थोड़ा वक्त निकालें। मणिपुर के बारे में देखिए, मेरा दुर्भाग्य ये है कि मैं मणिपुर गया नहीं हूँ। मैंने मणिपुर के लोगों से बातचीत की और चूंकि वहाँ इंटरनेट बंद है, इसलिए बहुत सारे लोगों से संपर्क हो नहीं पा रहा है और वहाँ के जर्नलिस्ट बात करने में हिचक रहे हैं, क्योंकि उनसे आप बातचीत करते हैं तो वो बातचीत आपके पास सीधी पहुँच नहीं पाती है, बीच में डिस्टर्ब हो जाती है। जी जी वहाँ की फोन लाइन भी बहुत डिस्टर्ब है। जी पर मणिपुर का जो सारा मसला है वो सिर्फ औरतों के ऊपर अत्याचार का नहीं है, ये वहां पर दोनों पक्षों के बीच में, आपने जैसे कहा कि मैती को लगता है कुकीज उनकी जमीन पे कब्जा कब्जा कर लेंगे, बल्कि उल्टा है। कुकीज को लगता है कि जो मैती हैं ये पैसे वाले हैं मैदान में, ये हमारे पहाड़ों में आकर के हमारी सारी जमीन कब्जा कर लेंगे और हमको हटा देंगे। इनको ये लगता है जो जो एक तरीके से हम इसको अगर समझाने की भाषा में कहें तो मैती ही हो गए हिंदू और कुकीज हो गए मुसलमान। मतलब जिस तरीके का माहौल बनाने की आपको समझने के लिए कह रहा हूँ। जी जी अच्छा, वहां पर सबसे बड़ी चीज ये है कि ये सिर्फ एक गृह युद्ध जैसी स्थिति बन गई है। उस गृह युद्ध को रोकने में मैंने अभी आपसे शुरू में कहा था कि असम असम राइफल्स वहां पे है, सेना वहां पे है, मणिपुर पुलिस वहां पे है और कदम कदम पर है। इसके बावजूद गोलियां चल रही हैं। तो मेरा ये कहना है कि ये जो मणिपुर की घटना है, ये घटना देश में कहीं ऐसी हुई नहीं, किसी राज्य में आज तक ऐसा नहीं हुआ जी कि इतने दिनों तक कोई दंगा चला हो, जी कहीं पर दो संप्रदाय इतने दिनों तक आपस में लड़े नहीं हो। क्योंकि ये भी एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है कि मणिपुर में जो हो रहा है वो हर जगह हो रहा है। नहीं, मणिपुर जैसा किसी और राज्य में नहीं हो रहा है। मणिपुर में जिस तरीके से पुलिस, असम पुलिस, मणिपुर पुलिस और सेना लगी है, किसी देश के दूसरे राज्य में नहीं लगी और कहीं पर इतने दिन चीजें चली नहीं है, दंगा हुआ नहीं है। और इसको केंद्र सरकार क्यों रोक नहीं पा रही, ये मिलियन डॉलर क्वेश्चन है। और और वहां वो की जो सवाल वहां है, वहां 355 लगा हुआ है, यानी वहां की कानून व्यवस्था सरकार भले ही इन्होंने हटाई है, वो केंद्र के हाथ में है। दूसरी चीज ये है कि वहां का जो बॉर्डर है, वहां का जो आईटीबीपी और दूसरे जो ऑर्गेनाइजेशन है, एसएसबी है या बीएसएफ, कौन सा मुझे नहीं पता, लेकिन वो वहां पे है। एक 400 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है। जब म्यांमार में अत्याचार होते हैं तो वहां से बड़ी संख्या में कुकी यहाँ आते हैं, क्योंकि जो कुकी हैं वो उनके लिए बॉर्डर बहुत मायने नहीं रखता। यहाँ के लोग वहां चले जाते हैं, वहां के आ जाते हैं, रिश्ते नाते हैं, क्योंकि वो बॉर्डर उस तरह का नहीं। तो वहां से जो लोग आए हैं उन लोगों को ये तस्वीर दी गई कि वो लोग यहाँ केवल टेररिज्म के लिए आए, जिनके ऊपर हवाई हमले अपने ही देश के लोगों के ऊपर जुंटा सरकार ने किए और यही मणिपुर की सीमा पे किए। वो लोग वहां से आए हैं, वो बस रहे हैं। अब ये बनाया जा रहा है कि ये यहाँ पे आए हैं आतंकवादी। और बड़ी बात यह है कि मणिपुर में कानून व्यवस्था की अगर आप स्थिति देखें, ये मामला आपने देख ही लिया, 1 महीने तक कोई रिपोर्ट नहीं, प्रधानमंत्री का 1 महीने तक कोई बयान नहीं, पुलिस थाने लूट लिए गए, नहीं 1 महीना नहीं, अस्त्रागार एक लूट महीना लिए नहीं, गए, 1 महीना नहीं, बल्कि ज्यादा, गिरीश 2 जी महीने एक के महीना करीब नहीं, करीब। 19 मई को एफआईआर दर्ज हुई ऑफिशियल, जी और 19 मई से लेकर के 77 दिन बीत गए जब जी ये दिल्ली में प्रधानमंत्री के पास खबर पहुंची और वो वीडियो आया। जी। और मामला भी 4 मई का था। हाँ, हाँ आपसे 5 मई का था। 19 मई को एफआईआर हुई, 15 दिन बाद, 15 दिन के बाद। और उसके, और जबकि आप जितनी संस्थाओं के नाम ले रहे हैं, हमारी कितनी एजेंसियां वहां होंगी, बर्मा का बॉर्डर है, मणिपुर स्टेट है, बॉर्डर का स्टेट है, वहां पे इस तरीके की घटनाएं होती रहती हैं। और मैं आपको बताऊं, जैसे आपने बताया म्यांमार का बॉर्डर और मणिपुर का बॉर्डर, मैं अरुणाचल में चाइना के बॉर्डर तक गया, मेरा चेहरा दूसरा था, लेकिन वहां के लोग तो वैसे ही चीन में चले जाते हैं। जैसे हम अपने यहाँ के किसी दूसरे बाजार में जाते हैं पड़ोस के 10 किलोमीटर दूर, वो वैसे ही चले जाते हैं। और जब वो वहां जाते हैं, देखते हैं चीन ने कितना विकास किया है, तो वो जब यहाँ लौट के आते हैं, और चीन उनको रोकता नहीं, और जब वो लौट के आते हैं यहाँ पर, तो वो कहते हैं कि हमारे यहाँ तो कोई डेवलपमेंट ही नहीं है। और वही चीज मणिपुर में जब वो बर्मा में जाते हैं और यहाँ आते हैं,
हम उनको सिर्फ अगर ये मान लें कि ये आप सही कह रहे हैं, एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की रही कि बाहर से लोग आए जो यहाँ दंगा कर रहे हैं। अरे बाहर से यहाँ दंगा नहीं कर रहे हैं, आपकी स्थितियां उनको हथियार उठाने के लिए विवश कर रही हैं। और वो हथियार आप देखिए, आज सवेरे से सारे चैनल चांदपुर में बैठ करके बताते हैं कुकीज कैसे उनकी महिलाएं और वो किस तरीके से उन्होंने अपना एक फोर्ट्रेस बना रखा है, अपना एक एरिया बना रखा है जहां कोई दूसरा नहीं आ सकता है। लेकिन वो उन्होंने क्यों बना रखा है, इसका कारण कोई नहीं बता रहा है, सारे चैनल। अच्छा, तो कुछ चीजें देश और को भी हैं, कुछ और सवाल और भी हैं, केंद्र सरकार पर ही हैं। आप ये बता रहे हैं घुसपैठ हुई है, वहां का बच्चा बच्चा जानता है, मैतेई कम्युनिटी जान रही है घुसपैठ हुई है। वहां पे हमारी सेंट्रल एजेंसियां हैं, हमारा इंटेलिजेंसिया है, यहाँ तक कि जो कोर जो टेररिस्ट ग्रुप भी होंगे, मान लीजिए टेररिस्ट कहें या उनको एक्सट्रीमिस्ट कहें, वो भले कुकी वाले हों या मैतेई वाले हों, इन सब लोगों को के बीच में सरकारी एजेंसियों के लोग हैं, वहां से इनको एक एक इनपुट मिलता है, ऐसा नहीं सरकार को पता नहीं चलता है। और दूसरी एक मैतेई लिपुन संस्था है जिसको बताया जाता है कि वो आरएसएस से एसोसिएटेड है, उसके ऊपर आरोप लगते रहे। करण थापर के इंटरव्यू में बैठ के वो बेहद एग्रेसिव बयान देता है, और वही बयान देता है जो आज वहां पर जाके जो तलहटी में यहाँ का मीडिया जाके बयान दे रहा है। कोई चूरा चांदपुर नहीं जा रहा है, वो वहीं बैठे हुए हैं राजधानी में। और ऊपर से उनका एक खौफ और भी है, खौफ ये है कि जिन लोगों के बीच में बैठे हुए वैसी ही बात करो आप, क्योंकि आप इधर से उधर बात करोगे तो आप वहां से लाइव ही नहीं कर पाओगे, 20 लोग आएंगे बोले हटाओ यहां से। तो इतनी सारी चीजें अगर आप देखें तो आपको लगता है कि सरकार को तो सब पता है। और वो जो आदमी था, मैतेई लिपुन का लीडर था, उसके बाद उसके ऊपर करण थापर के शो में भड़काऊ बयान देने के 1 महीने बाद एफआईआर हुई है, और उसके बावजूद उसको अभी तक पकड़ा नहीं गया है। तो किस तरह का, देखिए इस मामले में, लड़कियों के मामले में भी महीनों तक कुछ नहीं होता है, उसके भी खिलाफ 1 महीने बाद एफआईआर होती है, फिर भी कुछ पता नहीं चलता है। तो वहां कानून व्यवस्था की स्थिति चरमराई हुई है। बीच बीच में बीरेन, जो वहां के मुख्यमंत्री हैं वीरेंद्र सिंह, वो ऐसे भड़काऊ बयान दे देते हैं, वो खुद ही कम्युनल दिखाई देते हैं। तो ये पूरा जो एक खिचड़ी बनी हुई है, इसमें एक तरह से ऐसा लगता है कि पूरा सिस्टम फेल कर गया, और एक टिपिकल केस है 356 लगाने का। गिरिजा जी, आप के इसी वाक्य से मैं आपसे आज़ादी लेते हुए थोड़ा सा मैं एक पॉइंट रखना चाहूँगा कि ये सिर्फ मणिपुर का सवाल नहीं है कि सिस्टम फेल कर गया है। ये सवाल एक छोटा सा केस और चल रहा है जिसको इस समय हमारे सारे मीडिया ने तान रखा है, वो है सीमा हैदर का केस। कि वो कैसे आई, वो जासूस है नहीं जासूस है, उसको इसने भेजा उसने भेजा। और 10 दिनों तक तो मीडिया ने उनको, मतलब हमारे टेलीविजन चैनलों ने अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए उसके साथ क्या क्या चीजें नहीं जोड़ी, और उनको एटीएस के भीतर क्या बातचीत हो रही है, सारे एक्सपर्ट जर्नलिस्ट अपने अपने कल्पना से बता रहे हैं ये बातचीत हुई, जिसपे सीमा हैदर ने ये उत्तर दिया। मैं सवाल सिर्फ ये कर रहा हूँ कि एक लड़की, वो चाहे प्यार में पागल होके आई हो या चाहे जैसे आई हो, वो पाकिस्तान से टहलते हुए किसी भी रास्ते से वो नेपाल से होकर के हिंदुस्तान आ गई। तो ये हमारा सिस्टम है ना, जिसने कहीं पर भी उसके पासपोर्ट नहीं देखा, न उसने देखा, न बस वालों ने देखा, किसी ने नहीं देखा, और सब इस समय सब एलिबाई बना रहे हैं, नहीं हमने देखा, वो ऐसे निकल गई, उसने ये कह दिया वो कह दिया। तो हमारा सिस्टम कितना खोखला हो चुका है। हमारे यहाँ ड्रग्स कैसे आती हैं, ये जवाब है इसका। हमारे यहाँ फेक करेंसी कैसे आती है, उसका ये जवाब है। हमारे यहाँ आतंकवादी कैसे आते हैं, उसका ये जवाब है कि हमारे अपने भीतर, हमारे अपने बॉर्डर पर, वहाँ सीआरपीएफ भी है, बीएसएफ भी है, सेना भी है, हर बॉर्डर के ऊपर है, ऐसा नहीं कि नहीं है वो लोग। वहां पे हमारे केंद्रीय मंत्रालय का वो पासपोर्ट देखने वाला ऑफिस भी है, इमिग्रेशन वाला। लेकिन किसी ने कुछ नहीं देखा, वो टहलते हुए आ गई यहाँ पे। और अब हमारे सारे पत्रकार जाके कह रहे हैं उसने ये कहा, ये नहीं ये कहा, उसका दफ्तर सरोजनी नगर में है, एजेंसी का, उसके पास जा रहे हैं। मतलब हमारा सबसे बड़ा तो आप खोखलापन आप उन लोगों का देखिए जिन लोगों के साथ आप काम कर चुके हैं जी। बड़े बड़े चैनलों में। आप उनका खोखलापन देखिए कि वो जो पत्रकार जा रहे हैं किस तरीके की कहानियां बना करके इस देश के लोगों को मूर्ख बना रहे हैं।
और सिर्फ ये मान के कि ये एक लैला मजनू की कथा है, क्या है क्या नहीं है, यहाँ पे फिर तो वही मैं कह रहा हूँ सिस्टम वाली बात है। एग्जैक्टली हाँ, मैं वही आप कह रहा हूँ, सिर्फ मणिपुर नहीं। अभी मुझे याद आ रहा है पिछले दिनों अमित शाह शायद किसी एक कार्यक्रम में उन्होंने आंकड़े दिए, मुझे ठीक से वो 1.5 लाख किलो है, 6 लाख किलो है, इतना ड्रग्स जो है वो भारत में पकड़ा जा चुका है। यानी इतना ड्रग्स हमारे उन्हीं बॉर्डर से आता है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, कुछ समय पहले की बात है जब ये मामला चल रहा था सुशांत सिंह राजपूत वाला, मैंने महसूस किया कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो दोनों ही संस्थाएं हैं जो स्मगलिंग को बॉर्डर पर रोकने का काम करती हैं। और एक चेक्स एंड बैलेंसेस की, अगर मान लीजिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से मिस होता है तो उनको ये डर रहेगा कि भाई पीछे नारकोटिक्स कंट्रोल वाले पकड़ेंगे तो हमारी बदनामी होगी। इसी तरह से इसका उल्टा भी है। पता चला दोनों संस्थाओं का हेड एक ही अधिकारी को बना दिया गया, वो गुजरात से उठा के लाया गया अधिकारी था। वही अधिकारी वो गांजे की पुड़ियां पकड़ रहा था 10-10 ग्राम की। वही अधिकारी जो सीबीआई में जिसको डायरेक्टर को बना को लेकर बहुत विवाद हुआ, वो हालांकि में बन नहीं पाया, दिल्ली पुलिस का चीफ बना दिया गया। तो सिस्टम के साथ, तो खुद सिस्टम के साथ इस देश का सिस्टम खेलता है लेकिन और फिर उसको कमजोर करता है। गिरिजेश इससे बड़ी बात, आप तो बॉर्डर की बात कर रहे हैं, सवाल ये है कि आपके पास आंकड़े, मैं जानता हूं निश्चित होंगे, आप नेट पे भी ढूंढेंगे तो कहीं मिल जाएंगे कि क्यों कितनी घोषणा की है। मुंद्रा पोर्ट के ऊपर जितनी जी ड्रग्स पकड़ी गई है, उस ड्रग्स का हुआ क्या, उसकी जांच में क्या हुआ, कोई निकला नहीं निकला, और वो ड्रग्स गई कहाँ जो मुंद्रा पोर्ट पे पकड़ी गई। और ऐसा क्यों होता है कि मुंद्रा पोर्ट पे ही ड्रग्स पकड़ी जा रही है। और संयोग की बात है कि मुंद्रा पोर्ट श्री गौतम भाई अडानी के कंट्रोल का पोर्ट है। अब गौतम भाई अडानी तो नहीं वहां चेक करते होंगे, लेकिन पोर्ट तो उन्हीं का है। जिस तरह हवाई अड्डे उनके पास चले गए हैं, तो उसी तरीके से पोर्ट भी सारे उनके पास चले गए, और मुंद्रा में तो बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्ट है। और उस मामले में सारी ड्रग्स क्यों पकड़ी जाती है? जो अभी तक पब्लिक में उसके बारे में जानकारी आई है वो इतनी ही आई है कि गौतम भाई अडानी बेकसूर हैं और उनकी कोई गलती नहीं है और पोर्ट की कोई गलती नहीं है। इसके बाद की जांच का कुछ पता नहीं है। नहीं वो, लेकिन वो ड्रग्स गई कहाँ? 19,000 करोड़ की ड्रग्स थी, या फिगर याद करो, 19,000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई थी उस शिप से, जिस शिप को इन्होंने सीज किया था एक बार में। और ऐसे कम से कम 4 या 5 मामले हो चुके हैं। तो ये जाती कहाँ है? जांच क्यों बंद हो जाती है? वो निर्दोष है, हम थोड़ी कहते हैं कि दोषी हैं, लेकिन हम तो कह रहे हैं जो चीज आपने पकड़ी वो गायब कहाँ हो गई। जी, ये अपने आप सिस्टम जो आप कह रहे हैं ना, पूरा सिस्टम लड़खड़ाया हुआ है। और इस तरह की चीजें जो सामने आती हैं और सिस्टम की कमजोरी को छिपाने के लिए बीजेपी एग्रेसिव तरीके से पीड़ितों का मुंह बंद करने का काम करती है। उनके ऊपर टूट पड़ते हैं, ट्रोल्स टूट पड़ते हैं, पूरा सोशल मीडिया सेल टूट पड़ता है, नेता एग्रेसिव तरीके से चैनलों पे जाके टूट पड़ते हैं। और पीड़ित जो है उसको ये लगता है कि आज मैंने रो के गलती कर दी, भाई मुझे नहीं कहना चाहिए था कि मेरे साथ गलत हुआ है, मैं बोला क्यों। खुद मोदी जी अपने बयान में कह रहे हैं कि साहब देश की बदनामी हो रही है उस पूरे मामले से। उनको और कोई पीड़ा नहीं है, उन महिलाओं के लिए संवेदना नहीं है, उनकी संवेदना इस पे है कि देश की बदनामी हो रही है। मैं बाहर जाऊंगा, किसी के गले पड़ूंगा एकदम, या मिलूंगा, जो भी आप कहें, तो वो मुझसे पूछेंगे कि भाई आपके यहाँ ये क्या हुआ था, तो मैं क्या जवाब दूंगा। ये इस तरह का पूरा मामला है। और इसीलिए मैं आपसे ये जो राजनीतिक प्रभाव है इसका, इसको समझने की कोशिश कर रहा था। आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया। और 2024 की बात तो है ही, लेकिन बहुत नजदीक जो चुनाव आ रहे हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ वगैरह, इसमें तो शायद ज्यादा असर इसका पड़ना चाहिए। क्या लगता है आपको? मैं 100% सहमत हूं, इसमें असर पड़ेगा। और देखिए, अगर असर नहीं पड़ता है, मैं दूसरी बात भी आपसे शेयर करता हूं कि मान लीजिए असर नहीं पड़ता है, तो मान लेना चाहिए कि हम एक संवेदनशील राष्ट्र से एक ऐसे राष्ट्र के रूप में तब्दील हो गए जो एक जंगली राज्य है। दुनिया में कई सारे ऐसे राज्य हैं। आखिर अफगानिस्तान में बहुत कुछ ऐसा हुआ, इराक में बहुत कुछ ऐसा हुआ, तो हम वैसे देश बनने जा रहे हैं क्या? शायद हम नहीं बनेंगे। पाकिस्तान में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है, तो क्या हमारा देश पाकिस्तान की नकल कर रहा है क्या? अफगानिस्तान की नकल कर रहा है क्या? मुझे भरोसा नहीं होता। लेकिन अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब है कि हमारे पूरे देश की संवेदना, पूरे देश के संस्कार, पूरे देश की अंतरात्मा कहीं ना कहीं कुंठित हो गई है या मर गई है। इसके अलावा और क्या कहा जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला
और सभी की जानकारी को और समृद्ध करने की कोशिश की। आपका विश्लेषण बेहतरीन हमको जानने को मिला। नमस्कार। बहुत धन्यवाद आपका। जी। बहुत धन्यवाद।